नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया है, जो कि देश की सबसे बड़ी खबर है। उधर देश में 7 चरणों में मतदान होना है। मतदान को लेकर 4 चरण बीत गए हैं। चौथे चरण की कुल 96 सीटों को मिलाकर अब तक 379 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आप जानते हैं कि देश की लोकसभा में कुल 545 सीट है और 543 सीटें पर ही चुनाव होते हैं, जबकि 2 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जाता है। चुनावी हाइलाइट्स के बाद बड़ी बहस की अहम खबरों पर हम आज चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं और 29 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। और मतदान की अगर प्रतिशतता की बात करें तो मतदान कम हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार 4 जून का अब लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार एक और सभी चरणों में मतदान के प्रतिशत कम होना सुर्खियों में बना हुआ, तो वहीं दूसरी ओर 29 सीटों पर हुए चुनाव मुद्दे भी सियासी जो है गर्माहट नजर आ रही है। और इस चुनाव में बीजेपी ने मोदी की गारंटी और हिंदुत्व के मुद्दे को फ्रंट पर रखकर चुनावी पिच पर बैटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनावी कैंपेन किया है, तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने आदिवासी बाहुल्य सीट पर भी चुनावी सभा की है। यही वजह है कि कांग्रेस ने आदिवासी की हक, मुस्लिम कार्ड, जातिगत जनगणना के मुद्दे को चुनावी बॉल के रूप में फेंकने की कोशिश की है। चर्चा शुरू करने से पहले एक और चुनावी हाइलाइट्स आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 4 चरणों में चुनाव हुए। प्रदेश में पहले फेज में 6 सीटों में कुल 67.45% वोटिंग हुई। दूसरे फेज में 6 सीटों पर अगर बात करें मतदान प्रतिशत, तो मतदान प्रतिशत कम हुआ है। और इसके अलावा ये ग्राफिक्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाइलाइट्स हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो खजुराहो से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है और विदिशा सीट को बीजेपी का किला माना जाता है। लिहाजा दिल्ली के चुनावी पंडितों की निगाहें इस सीट पर भी हैं। इसके साथ ही इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम की ओर से नामांकन वापस लेना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि चौथे चरण में इंदौर में सबसे कम 60.53% मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा खरगोन में 75.79% वोटिंग हुई। आज मध्य प्रदेश के समग्र सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव और उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है उसके पीछे क्या वजह है। तो देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। 4 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। अब 3 चरण में और मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हो गया। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रवीण खारीवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि इस बार देखिए वोट प्रतिशत की बात करें तो पहले की तुलना में कम हुए हैं। प्रवीण जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जब वोट प्रतिशत कम होता है, इसका लाभ सत्ता पक्ष को होता है, विपक्ष को होता है, या वोट प्रतिशत कम होने के पीछे की वजह क्या है? आप इसे दर्शकों को समझाएं। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश में बारंबार चुनाव होना सबसे बड़ी वजह रही। बीते 1.5-2 सालों से मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल बना हुआ है। नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आ गए। विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे कि सिर माथे पर लोकसभा के चुनाव आ गए। तो एक वजह ये भी रही, आज मैंने कुछ कामकाजी महिलाओं से बात करी जी, तो उनका ये कहना था, एक समूह में आज मैंने बात करी तो उनका कहना था कि अभी थोड़े दिन पहले तो हमने मोदी जी को वोट दिया। थोड़े दिन पहले से आशय था उनका विधानसभा चुनाव जी 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 जो 6 माह पहले हुए थे। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में ये कंफ्यूजन रहा
कि 1-1.5 साल पहले नगर निगमों के चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, पंचायतों के हुए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव आ गए और विधानसभा का चुनाव भी पूरा फोकस था मोदी जी के ऊपर। जी जी। तो लोगों को लगा कि कम शिक्षित पढ़े लिखे लोग या गरीब लोग, अभी तो हमने मोदी जी को वोट दिया था, फिर से ये वोट कहां से आ गए। तो इस तरह की भी कुछ प्रतिशत असमंजस की वजह रही। और एक सबसे बड़ी वजह रही मौसम। मौसम बड़ा ही गर्मी का मौसम मध्य प्रदेश में इस समय चल रहा है। 40 से लेकर 45 डिग्री तक गर्मी फैली हुई है, तो वो भी एक लोगों में उसके प्रति। और तीसरी वजह रही है कि नगर निगम और विधानसभा और उसकी अपेक्षा में लोकसभा में लोगों का थोड़ा सा रुझान कम हो जाता है, क्योंकि वैसा कसावट भरा प्रचार प्रसार भी नहीं होता है, रस्सा कशी भी कम होती है और कुछ सीटों के अनुमान लोगों को पहले से ही मालूम रहते हैं। मैं इंदौर की बात करूं, यहाँ पर एक तरफा चुनाव था, कांग्रेस के प्रत्याशी ने एंड टाइम पे पर्चा उठा लिया, उनको एक तरह से जबरिया अक्षय कांति बम करा लिया गया। जी जी। तो उसको लेकर भी इंदौर में जनता की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी कि भाई हमारे वोट देने के अधिकार से हमको वंचित करा लिया गया। तो इस तरह की कुछ घटनाएं हुई। फिर भी ओवरऑल जहां मैं समझता हूं कि स्वीप अभियान चलाया जाता है, निर्वाचन का इतना कामकाज किया जाता है, ढोल पीटे जाते हैं, हर संस्थाओं को जोड़ दिया जाता है कि अच्छा चुनाव कराइए, उसके बावजूद भी मैं इसको एक अच्छे प्रजातंत्र की दिशा में नकारात्मक संकेत मानता हूं। ठीक है। रविंद्र दुबे जी, आप भी यही मानते हैं जो प्रवीण जी मानते हैं कि गर्मी एक फैक्टर है, या लगातार कई सारे चुनाव होते जा रहे हैं बैक टू बैक, इसके बाद अब जनता में जो है उत्साह जिस वजह से कम हुआ की वजह कुछ और आपको लगा? कि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर हैं और हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, इसमें छोटे इलाके का होता है और जो प्रत्याशी ज्यादा होते हैं तो वो अपना वोट निकलवा लेते हैं। विधानसभा में भी लगभग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से कैडर था वो काम कर रहा था, उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी है, कहीं आपके कैंडिडेट थे या और दूसरी पार्टियां समाजवादी दल के प्रत्याशी थे, तो उन्होंने अपने वोट निकलवाए और जिसकी वजह से वोटर वहां तक पहुंचता है। दूसरा एक और मुद्दा था जो पिछली बार विधानसभा में सबसे ज्यादा था, लाडली बहना योजना का, उसने भी महिलाओं का वोट ज्यादा निकलवाया और ऐसा नहीं कि वोट बूथ तक पहुंचा और उसने काम किया। लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव में एक चीज देखने को मिल रही थी, कोई ऐसा आकर्षण आदमी के मन में नहीं दिख रहा था कि वो जो वोट कर गया। इसकी वजह देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी का एक जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद के लिए उनको डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो नया गोल लेके आए थे कि साहब विकास का मॉडल है, गुजरात में इतने साल से विकास किया है, हिंदू हृदय की बात की जा रही थी कि हिंदुओं के पक्ष में वो निर्णय लेंगे, तमाम चीजों के लेकर एक आकर्षण था और लोगों ने उसमें वोट निकल के तो भारतीय जनता पार्टी को 280 से ज्यादा सीटें मिली। फिर 2019 में पुलवामा होता है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बालाकोट होती है, एक राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में उभर के निकलती है। तो देखिए जो दूसरे दल के थे या तीसरे दल के लोग थे या और अन्य विचारधारा के भी लोग थे, उन्होंने देश के हित में राष्ट्रीय विचारधारा के तहत वोट किया। लेकिन इस बार जो मतदान निकल के आया, पहले हम 3 चरणों की बात करें तो 3 चरणों में लगातार पहले 2 चरणों में मतदान घटा, पहले 8% हुआ, फिर 9% हुआ, दूसरे में लगभग बराबर हुआ, तीसरे में बराबर हुआ और चौथे में लगभग 4.5% वोट कम है। हमको ये लगता है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है 10 साल का, उसके बाद जो चुनाव हो रहा है जिस तरीके से, वो चुनाव में एक वो आकर्षण नहीं था, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं देखने को मिल रही थी। नरेंद्र मोदी के साथ 3 चुनाव हो चुके थे, विधानसभा के भी छोड़ लें तो 5 चुनाव हो जाएंगे, तो 2 लोकसभा के हो चुके, 2 विधानसभा के हो चुके, 4 चुनाव, 5वां चुनाव। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव लड़े जा चुके हैं वो लंबा सफर हो चुका है। अब विपक्ष के पास इंडिया गठबंधन का जो बात है, मध्य प्रदेश में दूसरा तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और यहाँ पर कांग्रेस का जिस तरीके से बात करें तो हम देख रहे थे कि अचानक जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बदल गया तो संगठन में वो काम करने की या वोट निकलवाने की वो नहीं दिखा कि कांग्रेसियों ने बहुत जम के वोट निकलवाया हो या उसका संगठन बूथ लेवल पे काम कर रहा हो। ये बात कांग्रेस में ऐसा नहीं। रविंद्र जी, क्या आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मोदी मैजिक जो है वो अब धीरे होते जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है क्या? देखिए मोदी मैजिक कमजोर है या नहीं कमजोर है तो 4 तारीख को पता चले, लेकिन जिस तरीके से वोट का प्रतिशत घट रहा है वो क्लियर बता रहा है, इंडिकेशन बता रहा है
कि अब वो जो राष्ट्रीय मुद्दे में जो मोदी के नाम पर वोट देने के लिए लोग घरों से निकल रहे थे, वो एक कमिटेड वोटर ही अब आपका निकल रहा है। जो आम मतदाता, जो फ्लोटिंग वोटर है, जो अपन 18 से 20% मानते हैं कि 18 से 20% फ्लोटिंग वोटर है, जो निकल के बूथों तक पहुंचता है और वही डिसाइड करता है कि सरकार किसकी बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। देखिए आज भी कांग्रेस को ठीक है प्रवीण जी, प्रवीण जी मेरा एक सवाल आपसे कि देखिए पहले क्या होता था कि पन्ना प्रमुख बनाए जाते थे, लोग बूथ स्तर पर छोटे छोटे कार्यकर्ता घर घर जाते थे, लेकिन आज के युग में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, दुनिया भर के सोशल साइट्स जो हैं उससे लोग ज्यादा कैंपेनिंग करने लगे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों से जो जन संवाद है, वन टू वन कम्युनिकेशन जो है वो कम हुआ, उसका भी एक फैक्टर मानते हैं क्या आप? ऐसा है क्या? निश्चित तौर पर सबसे पहले मतदाताओं को पर्ची देने के माध्यम से घर घर में पहुंच होती थी। राजनीतिक पार्टियां पर्ची बांटती थी, वोटिंग की स्लिप बांटती थी और वो घर में जाके चेक भी कर लेते थे कितने लोग हैं कितने नहीं, और जनसंपर्क भी हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये काम जिला निर्वाचन कमेटी करती है। तो एक वजह सबसे बड़ी ये रही कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इनसे कट गए। दूसरी वजह ये रही कि जो मैंने पहले भी कहा कि बारंबार चुनाव, तो लोग अब लगातार चुनाव से उब गए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कई लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी को वोट दे चुके हैं, तो ये भी एक लगातार है। दूसरा ये कि मोदी जी की पार्टी जीत ही रही है, ये भी एक धारणा। 29-0 मध्य प्रदेश की बात करें, 28-1, 27-2, जब इस तरह की बात आती है तो एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि यार जीतती रही है, मेरे नहीं वोट देने से क्या फर्क पड़ रहा है, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, मोदी जी। तो इस तरह का भी एक जो वातावरण था वो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत को कम करने में रहा। और दूसरी बात, जैसा बड़ा बड़ा चुनाव होते जाता है वैसे ही कार्यकर्ता मतदाताओं से अपनी जो पहुंच है वो दूर करने लग जाते हैं। हाँ, नगर निगम का चुनाव होता है तो वार्ड के लोग 2-2, 3-3 बार घर आ जाते हैं, लेकिन विधानसभा में फिर वो बाहर रोड से ही प्रचार करते हुए निकल जाते हैं और लोकसभा में वो भी नहीं होता है जी। अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना भी प्रचार होता है, बाकी आदमी फिर स्वविवेक से फैसला लेता है। बिल्कुल। रविंद्र जी, देखिए आप लोगों ने पत्रकारिता एक लंबा अनुभव है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए आपने कवर भी किया होगा कि पहले और अब में कितना परिवर्तन हो गया, चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से देख लीजिए, चाहे वो कैंपेनिंग देख लीजिए, कितना परिवर्तन आज के एरा से है और क्या परिवर्तन की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए पहले चुनाव को पूरा कार्यकर्ता लड़ता था, अब देखिए पूरा घर घर जाता था, वॉल चेकिंग होती थी, लोगों के नाते रिश्तेदारों से पहुंच करता था कि इनसे बोलिए वोट डालने। सुबह आता था कि अम्मा जी वोट डालना है, दादी जी वोट डालना है, भैया वोट डालने जाना है। आजकल कोई आपको नहीं मिलेगा, वो व्हाट्सएप में मैसेज कर देगा, फेसबुक में लिख देगा, तमाम लोग कर लेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेटवर्क खड़ा जरूर हुआ है, उन्होंने पूरा एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया है जो व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहा है। उसमें वो दावा करता है भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो साहब उसके पास बूथ लेवल की टीम है और मंडल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, पीठ प्रभारी है, पन्ना प्रभारी है उनके यहाँ। पन्ना प्रभारी में एक 60 वोटर्स के ऊपर 4 लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने टारगेट दिया था कि हर बूथ पे 370 वोट ज्यादा निकलेगा। क्या वो निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। हम लोग जो सूची देख रहे थे, जो जिन लोकसभा सीटों की देख पाए, एक भी बूथ ऐसा नहीं मिला जहां 370 से ज्यादा वोट निकल के आया और निकाल के नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि संगठन ने अपने स्तर पर काम किया होगा, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है फीडबैक सिस्टम पे काम करता है, उनके 5 साल के लिए टारगेट दिया जाता है कार्यकर्ताओं का। यदि वो वोट नहीं निकलवाए तो कांग्रेस से तो उम्मीद ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं होते, लहर और आंधी के भरोसे चलते हैं। तो उनका संगठन ने वो जो बूथ लेवल पे, वो बूथ पे जाके बैठ जरूर जाएंगे, लेकिन क्या वो घरों घरों से वोट निकलवा पाएंगे कांग्रेस का संगठन? इसकी उम्मीद बिल्कुल कम रहती है। और देखिए पुराने इतिहास में भी कांग्रेस का जो कैडर था गांधी की, देखो बड़े चेहरे के नाम पर इंदिरा गांधी का चला था, राजीव गांधी का चला था। देखिए 2009 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 12 सीटें जीती रही, उसमें मनमोहन का प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ईमानदार छवि, सोनिया गांधी का, तो 2 नाम काम कर रहे थे और दोनों ने वहां पर 12 सीटें जीती थी। अब जो कांग्रेस का सिस्टम है थोड़ा सा और पीछे चला गया। जिस तरीके से उनके पार्टी में निराशा थी, बड़े बड़े लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे, तो छोटा कार्यकर्ता जरूर निकल रहा था, वो अपने कार्यालय जा रहा था, चुनाव के काम में लगे, लेकिन उसके पास मार्गदर्शन देने वाली टीम नहीं थी। कई जगहों पर ऐसी जगह, कई बूथों पर ऐसा देखा गया, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में देखा गया जहां उनके कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने लायक थे लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए। उसका कार्यकर्ता भी थोड़ा सा शांत हो गया, जो हारा उम्मीदवार है वो भी शांत हो गया, उसे मालूम था कि 5 साल कुछ होना नहीं है। जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनमें वो जो टक्कर है वो देखने को नहीं मिल रही। जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है, सॉरी ज्यादा वोट प्रतिशत है,
वहाँ कांग्रेस ने उन सीटों पर ज्यादा मेहनत की है जहां उसके जीत हार का अंतर 15% है। आप गौर करिएगा, उन सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ जहां दोनों पार्टियों के बीच में कशमकश है। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में जहां भी 15% जीत हार का मार्जिन था, तो कांग्रेस ने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि उन सीटों पर 70% के आसपास ठीक है। यदि लोकसभा चुनाव में 70% वोट हो रहा है, इसका मतलब ये मानना चाहिए कि वो अच्छा वोट हुआ है। क्योंकि देखिए, शादी विवाह का सीजन है, किसानी का सीजन है, बच्चों की परीक्षाएं हो जाती है तो परिवार यहाँ से वहां चले जाते हैं। इसका मानना चाहिए कि 70% वोट के आसपास हो रहा, ठीक ठाक वोट हो रहा, अच्छा वोट हो रहा है, ये माना जा सकता है राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में। ठीक है। देखिए, और एक और बात जो आई है, जब आपने सवाल किया था कि पुराना इतिहास और नया इतिहास, तो भारतीय जनता पार्टी का कैडर में निष्क्रिय होने की इसकी एक वजह है कि उनको मालूम है सब कुछ राष्ट्रीय स्तर से हो रहा है, राष्ट्रीय दल से अपीलें हो रही है, मोदी जी का चेहरा चल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट चला जाएगा, वोटर निकाल किया जाएगा। तो वो जो संगठन था थोड़ा सा निष्क्रिय दिखाए थोड़ा लोग। ठीक है प्रवीण जी, मेरा एक सवाल, ठीक है प्रवीण जी, मेरा एक सवाल आपसे। देखिए, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर यही ट्रेंड होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन अब वोटिंग शुरू कर दी। क्या ये मान के चला जाए कि हमारे भारत में भी आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा? हम एक धीरे धीरे कदम उसी तरह से नहीं मूव कर रहे हैं, जैसा कि जब सब कुछ सोशल मीडिया से होने लगेगा तो लोग सोचेंगे तो मोबाइल से वो वोटिंग करते। क्या ऐसा भविष्य दिख रहा है क्या आपको? देखिए, कल हम लोग फील्ड में थे, कई जगह पे जो यंग वोटर्स थे उनके बीच में इस तरह की बातें निकल के आई थी जो अभी सौरभ जी आप बात बता रहे हैं कि क्या इतना कम परसेंटेज हो रहा है, तो जिस तरह से कोविड के समय में कंपलसरी था वैक्सीन लगाना या आधार कार्ड कंपलसरी है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को जो नए नए नवाचार करने के लिए जाने जाते हैं, क्या उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाना चाहिए कि वोटिंग भी कंपलसरी होना चाहिए या ऐसी कोई व्यवस्था बने कि लोग ऑनलाइन करें, ताकि एक अच्छी सरकार और सबके प्रयासों से सरकार बन सके? तो इस तरह की बातें कल युवाओं में, नए बच्चों में जरूर निकल के आई है। और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी चुनाव सुधार की लगातार बातें करते हैं, तो उसमें इस तरह की बातें आती हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों से कम मतदान होता है, तो इस पे भी लोग उंगलियां उठाते हैं कि शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन ग्रामीण लोग ज्यादा मतदान करते हैं। प्रवीण जी, देखिए एक बात और है कि जैसे शहरी क्षेत्र की आप जिक्र कर रहे हैं, वीआईपी बूथ भी बनाए जाते हैं, लेकिन वीआईपी बूथ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सबसे कम लोग पढ़ते हैं। वो वही लोग हैं जिनको सरकार से सारी फैसिलिटी चाहिए, लेकिन जब वोट देना पड़ता है, वोट देना होता है, तो उस समय वो बहुत वीआईपी बन जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में रखा जाए? बिल्कुल, ये तो एक समाज का हमारा कल्चर हो गया है। हर कोई हर कहीं वीआईपी बनना चाहता है, चाहे कोई फंक्शन हो, कोई थिएटर हो, कोई गाने का प्रोग्राम हो या कुछ भी हो। एक बड़ा वर्ग जो चाहता है कि वीवीआईपी और वीआईपी दो कैटेगरी है और आयोजक तमाम जगह इनसे मुकाबला करते रहते हैं और ये वर्ग चाहता है कि हर जगह उनको मान सम्मान और विशेष दर्जा कुर्सी मिले। तो इसी तरह से बूथों पर भी ये नजारा कल हमको देखने को मिला। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, इसलिए हमने देखा कि मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी ये लोग भी लाइन में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं कि भैया हमने देखिए लाइन में लग के ये जो वोट डाला है। लेकिन ये फोटो वाला जो ट्रेंड है ना, ये कहीं ना कहीं घातक हो जाता है। आपके मध्य प्रदेश में एक बड़े लोग जो कि अपने बच्चे को लेके चले गए, ईवीएम में बटन दबवा दे रहे हैं, फिर वहां से फोटो खींच के वायरल कर रहे हैं। तो उनको इतने तो समझदार होंगे कि छोटा बच्चा जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, एक पैरामीटर होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से जब जिम्मेदार लोग ऐसा करेंगे, फोटो कहते हैं ना छपास की इनकी आदत हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पे देखने का जो इनको ट्रेंड है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? बिल्कुल, दो बड़े विधायक, दोनों पार्टी के एक विधायक अपने परिजनों को साथ में ले गए, ले कई लोग जाते हैं लेकिन कोई फोटो वगैरह नहीं खींचता। लेकिन वो इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने बाकायदा फोटो खींचे। नहीं तो छोटे बच्चे कई लोग जाने अनजाने में लेके चले जाते हैं, लेकिन वो चीजें सामने नहीं आती। चूंकि ये वीआईपी कल्चर है, तो माननीय विधायक महोदय ने फोटो डाले तो मुकदमे कायम हो गए। तो इनसे तो समझदारी की अपेक्षा समाज को करना ही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं कर पाते। बिल्कुल। रविंद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे, देखिए जैसा कि अभी हमने वीआईपी कल्चर पे बात कर ली और प्रवीण जी ने उसको समझाया भी, कुछ युवाओं से भी उन्होंने बात किया, जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि जो चुनाव कंडक्ट कराने का चुनाव आयोग का कैंपेनिंग है,
चुनाव आयोग और मोदी जी भी कहते रहते हैं पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। आप कीजिएगा तो क्या इस ध्येय वाक्य को लोगों ने अपने मानस पटल पर उतारा, पहले मतदान किया फिर जलपान किया? शायद ऐसा लगता नहीं है कि लोग जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? राजनीति में एक सबसे बड़ी वजह होती है आकर्षण। किसी से चाहे मुद्दों का आकर्षण हो, चाहे नेता का आकर्षण हो, चाहे किसी और बात हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष में यदि बराबरी का मुकाबला होगा तो भी एक आकर्षण होता है कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि साहब मेरे से ज्यादा वोट निकले अकेला है। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, जिस तरीके का एक माहौल बन रहा है, ये लोगों को मन में धारणा बन गई कि 29 सीट जीत जाएगी, मोदी कह रहे हैं 400 पार चले जाएंगे। तो लोगों को लगता है जैसे विधानसभा में लोग कह रहे थे कि नहीं साहब कांग्रेस की सरकार बताई, सर्वे कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बताई, पर भारतीय जनता पार्टी की गई। तो ये जो मुद्दे हैं जो आदमी को लगता है कि नहीं जीतेगा तो वही सरकार तो उन्हीं को बनाना है। तो ये जो बात है वो भी कहता है जीतना तो उन्हीं को, इसी तरीके से कार्यकर्ता भी कह रहा है कि साहब जीतना तो भारत 1996 से लगातार जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी जीता है। कई सीटें ऐसी है जहाँ लगातार 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही। तो उनको लगता है कि यहाँ कोई आकर्षण है ही नहीं, उम्मीदवार खड़े होने के लिए खड़ा होता है, इसलिए वोट का प्रतिशत तो बहुत कम हो रहा है। अब जब अपील चुनाव आयोग करता है, तमाम लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालना चाहिए, वोटिंग की अनिवार्यता का सवाल है, तो हमारे यहाँ भी अशिक्षा का मामला है, लेकिन साक्षरता सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे यहाँ भी साक्षरता के साथ साथ वो चीज नहीं आ पा रही। अब बोलिए ऑनलाइन वोटिंग की बात, तो ऑनलाइन वोटिंग की बात करेंगे तो साहब फिर कहेगा, लोग कहेंगे मोबाइल लिख लिया। अभी ईवीएम पे तो भरोसा नहीं कर रहे हैं, फिर ईवीएम पे मोबाइल कब से फेंकने लगेंगे, साहब मोबाइल छोड़ जाइए, आपको चल जाएगी, आपको चले जाएगी। ये जो मोबाइल पे वोट डालने की बात, इसके लिए भी लोगों को ये करना पड़ेगा कि साहब कौन लोग डालेंगे और कैसी जवाबदारी होगी, उसके लिए किसके सामने जाके डालना पड़ेगा, ये बात भी सामने आना चाहिए। ये तो पता चला कि जैसे भी कई जगह देखिए ठीक है, ये 400 पार की जो बातें हैं आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार बेहतर समझ सकते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे साथी जुड़ते हैं, बहुत सारे से प्रवक्ता जुड़ते हैं, मैं उनसे पूछता हूं तो वो सही जवाब नहीं देते, वो बीजेपी पे निशाना साधते। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल आप दोनों से मैं समझना चाहता हूं वास्तव में है क्या। देखिए बीजेपी ने एक टारगेट रखा कि 400 पार हमको करना, उसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस को किसी ने मना किया था? क्या कांग्रेस भी अपना एक टारगेट रखती, उसको अचीव करती? क्या किसी ने, आप सोचिए बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो कोशिश करते होंगे ना 100 में से मुझे इतना मार्क्स ले आना है, तो बीजेपी वही कर रही है, टारगेट रखी है, उसी को अचीव करना चाहती है। लेकिन जो है कांग्रेस निशाना साधेगी, कहेगी अति आत्मविश्वास है, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कैसे देखते हैं आप 400 को? रविंद्र जी पहले आप बताइए, फिर प्रवीण जी आप प्लीज बताइएगा। जी रविंद्र जी। मैं बोलूं पहले? हाँ पहले आप बोलिए। देखिए लक्ष्य रखना सबका काम है, लक्ष्य टारगेट सेट करना। कोई भी राजनीतिक दल है वो अपना टारगेट सेट करता है, उसने ऐसा नहीं किया कि वैसे उन्होंने टारगेट सेट नहीं किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल देखिए इस चुनाव में जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं संसाधनों की कमी। वो संसाधनों की कमी कैसे हुई? अब उसके कारणों में जाएंगे तो हम कहेंगे सत्ता दुरुपयोग हो रहा, सत्ता इसका ऐसा कर रही, सत्ता ने ऐसा किया, उनके अच्छा खाते बंद कर दिए, उनको चंदा नहीं लेने दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड आपको 8,000 करोड़ मिल गया, उनको 1,600 करोड़ मिला। फिर किसी का चंदा यदि कैश में डील हो रहा है तो उसका छापे पड़ रहे हैं, ईडी पड़ रही है, तो खर्चे नहीं निकाल पा रहे। अब बूथ लेवल पे एक बूथ पे 4,000 रुपए का खर्चा आता है, वो 4,000 रुपए कैसे निकालेगा? ये जो वोट है, वोट निकलवाने के लिए जो मैकेनिज्म लगता है, जो सिस्टम खड़ा बना, वो राजनीति का हाथ से नहीं बना, आजादी के समय से चला। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही तो वो भी नहीं करती रही कि साहब उसका जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसको खाना खर्चा देती रही, 500 रुपए देगी, 1,000 रुपए देगी, तो चलते इकट्ठा होता। चलिए प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, अब इसी सवाल को आप फाइनल कमेंट समझ लीजिए और इसी का आप जवाब दीजिए। क्या टारगेट रख के उसको अचीव करना कोई गलत बात है क्या? जो लगातार किसी पार्टी की तो रोका नहीं, आप कुछ भी अपना टारगेट रखिए, अचीव कीजिए। देखिए टारगेट सेट करने में भारतीय जनता पार्टी आगे रही और टारगेट का पीछा करने में विपक्ष बिल्कुल पीछे रहा। न केवल पीछे रहा बल्कि पिछड़ी रहा। किसी ने भी इनको नहीं रोका था कि भाई आप लोग अपना गठबंधन मत बनाइए। आप याद कीजिए नवंबर दिसंबर तक तो इनकी मीटिंग ही नहीं हुई थी। जब मोदी जी ने चुनाव प्रचार चालू कर दिया था, ये लोग अपने गठबंधन की मीटिंग कहाँ करना है, कौन आएगा, कौन अध्यक्षता करेगा, कौन संयोजक बनेगा, इसी में उलझे रहे। तो देश ये सब देखता है, देश और मतदाता सब बारीकी से नजर रखते हैं कि यदि हम नरेंद्र मोदी को नहीं चुन रहे हैं तो फिर हमें चुनना किसको है। और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश में 29-0 की बात होती है या 27-2 की बात होती है। इस तरह की बातें इसीलिए होती है कि भाई आप विपक्ष में हैं, आप अपना आचरण देखिए ना। आप सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़े नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं?
तो जनता अब सब समझती है और हाथों हाथ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे जी अपडेट रहती बिल्कुल। है। चलिए तो प्रवीण जी, एक ठीक बड़ा है प्रवीण जी, नेरेटिव बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की मतदान प्रतिशत को लेकर। पिछले 2 बार की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत जो है वो कम हुआ है। तो अब देखिए, हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि क्या वजह है, लेकिन अभी भी 3 चरणों में मतदान बाकी है। आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में तो हमारा मतदान खत्म हो गया, लेकिन हमारा चैनल जहां जहां पर हमारी आवाज पहुंच रही है, जहां भी मतदान होना है, उन मतदाताओं से हमारी यही अपील है कि आप अपने